सुप्रभात। मैं आज आपके सामने कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे अध्याय दादी माँ के 5वें भाग को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि लेखक अपनी दादी माँ की विशेषताओं को याद करते हुए अपने बचपन की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो लेखक कहते हैं कि उनके दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थीं, गुमसुम रहा करती थीं। और माघ के दिन थे। माघ हिंदी महीने को कहा जाता है। माघ अंग्रेजी के हिसाब से जनवरी और फरवरी में आता है। तो वही जनवरी फरवरी का अर्थात माघ का दिन था और उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा था। जब ठंड पड़ती है तो पछुआ हवा बहा करती है। पछुआ हवा यानी हम उसे आम बोलचाल की भाषा में शीतलहरी कहते हैं। जो ठंड से भरी हुई हवा होती है वही चल रहा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा का अर्थ है यानी वातावरण बिल्कुल शांत था। और पाले की शीत, पाला यानी जब ठंड हद से अधिक बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे आसमान से बर्फ़ गिर रहा हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर हवाएं बर्फ़ की तरह ठंडक लिए हुए होती हैं। तो वही पाले की शीत यानी हवाओं की, पछुए हवाओं की जो ठंडक थी वो हड्डियों में घुसी पड़ती, वो हड्डियों में बिल्कुल प्रवेश कर रही थी और हड्डियां भी सुन्न पड़ गई थीं। ऐसी भयंकर ठंड पड़ रही थी। शाम को मैंने देखा, इसी ठंड के माहौल में लेखक ने शाम को देखा कि उनकी दादी माँ गीली धोती पहने यानी भींगी हुई साड़ी पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। और दादी माँ की स्नेह कातर आँखों से आंसू बह रहे हैं। स्नेह कातर यानी जिन आँखों में हमेशा प्रेम भरा रहता है, उन आँखों से लेखक ने आंसू बहते हुए देखे। और ये देखकर लेखक भी उदास हो गए और चुपचाप अपनी दादी माँ के बगल में जाकर बैठ गए। और जब दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक ने बहुत धीरे से उन्हें पुकारा कि दादी माँ। और तब दादी माँ ने कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। दादी माँ को जब लेखक ने पुकारा तो दादी माँ ने लेखक से पूछा कि अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? और तब लेखक ने इस प्रश्न के बदले एक और प्रश्न किया कि मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप बताइएगा ना? और फिर दादी माँ ने उत्तर में कहा, क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। जब लेखक ने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा तो दादी माँ ने इस प्रश्न का उत्तर न देते हुए बात को बदल दिया और लेखक से कहा कि अरे पगले, तूने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, चल तुझे मैं कुछ खाना खिलाती हूँ। और इस पर लेखक माँ ने कहा कि पहले अपनी गीली साड़ी तो बदल लो दादी माँ। पर इसके उत्तर में दादी माँ ने कहा कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। और फिर वो लेखक को रसोई घर की ओर लेकर चली गई। अगले दिन सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपए कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो अगले दिन सुबह लेखक ने देखा कि उनके पिता और उनके बड़े भाई किशन चारपाई पर बैठकर आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा रुपए पैसे को लेकर हो रही थी। बाबू अर्थात लेखक के पिताजी ने कहा कि आजकल मांगने पर भी कोई रुपया नहीं देता और दे भी कैसे, हमने अभी पिछला कर्ज जो लिया था वही चुकाया नहीं। और ये बोलते बोलते लेखक के पिताजी लगभग रुआंसे से हो गए, रोने रोने को हो गए।
रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी जिंदा हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो जब लेखक के पिताजी रो रहे थे तब उनकी दादी माँ ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि रो मत, मैं हूँ ना। और फिर उन्होंने अपनी वही संदूक खोली जिस पर कुछ देर पहले ही वो दिया जलाकर हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। और उस संदूक में से उन्होंने एक चमकती सी चीज़ निकाली और वो चीज़ सोने का कंगन थी। उस कंगन को अपने बेटे को यानी लेखक के पिता को देते हुए दादी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे दादाजी की मतलब ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है और उन्होंने ये मुझे दिया था, लेकिन मैंने आज तक इसे पहना नहीं बल्कि संभाल कर इसे रखा है ना। और उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे, यानी कि जो पुराने लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो आगे की बातें सोच लेते थे, वो दूरदर्शी होते थे और आने वाली मुसीबत के लिए वो पहले ही उपाय कर लेते थे। ये कंगन भी शायद उन्होंने इसी मुसीबत के लिए मुझे दिया था, ताकि जब कोई आर्थिक विषमता आए तो मैं इस कंगन को तुम लोगों को देकर उसका हल निकाल सकूं। आगे है, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, है ना। लेखक का कहना है कि जब दादी माँ ने इस विषम परिस्थिति का हल निकाल लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई शाप भ्रष्ट देवी हो। शाप भ्रष्ट यानी शापित, जिसे श्राप दिया गया हो और किसी श्राप की वजह से वो धरती पर आ गई हो। धुंधली छाया विलीन हो गई और लेखक को दादी माँ की जो धुंधली सी छाया दिख रही थी वो विलीन हो गई, यानी गुम हो गई, गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। लेखक का कहना है कि ये सब सोचते सोचते काफ़ी दिन चढ़ आया था, यानी लगभग 10-11 बजे का समय हो गया था। और लेखक के घर के पास जो खजूर का लंबा सा पेड़ था उस पर एक कौवा रहता था और वो कौवा वहाँ से उड़कर अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर, घिनौनी यानी घृणित, जिसे देखकर हमें घृणा हो, घिन आए, ऐसी काली पाँखें कौवे की थीं और उन पंखों को वो फैलाकर लेखक की खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है और लेखक के हाथ में उनके बड़े भाई का दिया हुआ पत्र काँप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, है ना। और जो उसमें अक्षर लिखे हुए थे पत्र में, वो अक्षर लेखक को काली चींटियों की कतारें यानी लाइनों की तरह, पंक्तियों की तरह लग रही थी और वो भी अब धूमिल हो रही थी, यानी धुंधली पड़ रही थी। यानी चिट्ठी की लिखावट लेखक की आंखों के सामने एकदम धुंधला गई थी। आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। लेखक का कहना है कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, यानी चिट्ठी में लिखे हुए अक्षरों पर, चिट्ठी के समाचार पर लेखक भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? और लेखक का मन उन्हीं से ये सवाल कर रहा था कि क्या अब सचमुच उनकी दादी माँ नहीं रही, यानी उनकी दादी माँ की सच में मृत्यु हो गई। यानी लेखक को अपने भैया का दिया हुआ वो पत्र जिसमें उन्होंने दादी माँ की मृत्यु का समाचार दिया था, उस पत्र की लिखावट पर, उस पत्र में दिए गए समाचार पर लेखक को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ सच में अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इस तरह ये पाठ समाप्त यहाँ होता है और इससे जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी। पहला शब्द है स्नेह कातर यानी प्रेम से भरी, फिर है विलीन यानी गायब हो जाना, घिनौनी यानी घृणापूर्ण या घृणित, पाला यानी अत्यधिक ठंड, शापभ्रष्ट यानी शापित, धूमिल यानी धुंधली, सन्नाटा यानी वातावरण की शांति। तो आज के भाग में इतना ही।
इसके अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तब तक आप इस पाठ के कठिन शब्दों को याद करें और पाठ को स्वयं पढ़कर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।